हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CT 2026 के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं और हमने ऑलरेडी 2 बार पूरा रजिस्ट्रेशन करके अपलोड भी किया और YouTube क्या पता क्यों हमारे ही वीडियोस को 2 बार रिमूव कर गया है। और शायद इसका रीज़न ये है कि यार मैंने खुद का एप्लीकेशन फिल किया तो ऐसा एक रीज़न था कि इट लुक्स टू रियल, मतलब कि यार मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया था, मैंने फॉर्म भरा है, इस बार मैं ही सीट देने वाला हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, एक और बार रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। इस बार एड्रेस, फ़ोन नंबर मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं फिल करते हुए, कहाँ पे क्या फिल करना है आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आराम से इस पूरे फॉर्म को ठीक से बिना कोई गलती किए फिल कर सको। इस बार जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है थोड़ा नया हुआ है, थोड़ी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव की गई है। पहली बार कह रहा हूँ कि सीईटी सेल पिछले 4-5 साल से ये फॉर्म फिलिंग और ये पूरा काउंसलिंग कर रहे हैं। सीईटी सेल ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है, जिसको भी टेंडर मिला है अच्छा काम किया है भाई, ये कहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो एक अपार आईडी और आधार कार्ड का यूज़ जो डिजी लॉकर के थ्रू हो रहा है, हाँ वो भी। उसके अलावा सेकंड, आप देखो फोटो जो खिंचाने का प्रोसेस है, हमेशा हम अपलोड करते थे, इस बार वो रियल टाइम फोटो भी ले रहा है, उसमें फेस डिटेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि अच्छा है नहीं है, जो यूजुअली होता था लेकिन रजिस्ट्रेशन में नहीं होता था। इसके अलावा 2 फेजेस में सीटी होने वाली है, तो एक डाउट बहुत बड़ा था कि सर दोनों फेज का रजिस्ट्रेशन एक साथ करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार हो रहा है, फीस कितनी लगेगी, डबल लगेगी कि एक ही में हो जाएगा, वो सारी बातें आपको यहाँ समझ में आएगी। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी आपको कोई कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, अभी आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपके कैटेगरी के सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट, सिंपल फोटो, सिग्नेचर, आधार, है ना, ये 3 और अपार आईडी, ये 3-4 डॉक्यूमेंट में पहले से कहता रहा हूँ इतना ही चाहिए रजिस्ट्रेशन में। वो अगर हमारे पास है तो बड़े आराम से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी शुरू हुआ है प्रोसेस 30 दिन और है। राइट, आपको पता है कि लास्ट डेट फरवरी में है, तो आराम से करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेमेंट कट हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो रुको 4-5 दिन। बहुत सारी और भी डिफिकल्टीज आएगी, आप कमेंट करते रहना, मैं आपको उस पर आंसर करते रहूंगा। अगर चाहिए तो अलग वीडियो भी बन जाएगा जिसमें आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व हो। ठीक है, और जीटा सिग्मा सारे बच्चे आपके भी जो क्वेरीज है उसके लिए हम लाइव एक बार और मिलेंगे और बहुत सारी बातें कर लेंगे वहां पे और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और दोनों फेज का रजिस्ट्रेशन एक बार में हो रहा है, ध्यान रख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाते हो तो सिर्फ सीईटी सेल लिखोगे, एंटर करोगे गूगल पे, तो वेबसाइट मिल जाएगी आपको। आई होप आप ये वेबसाइट तक आप आ जाते हो। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एकेडमिक ईयर 26-27। क्लिक कर आपको ये स्क्रीन दिखेगा और यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखती है, एक साइन इन और एक न्यू यूजर। हम सब न्यू यूजर है, जो रिपीटर्स है, ड्रॉपर्स है, आप ये मत सोचो कि लास्ट ईयर बनाया हुआ था इस बार फिर बनाना पड़ेगा। क्या 2026 एग्जाम लिखने वाले सारे बच्चे न्यू यूजर्स है। सिर्फ कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों ने पार्ट 1 फिल किया था, जिसमें अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो थी वो डाल रखी थी, अपनी कॉमन जो इंफॉर्मेशन डाल रखी थी। अगर आपने भी पहले इंफॉर्मेशन डाल रखी है तो आप डायरेक्टली ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके रजिस्टर साइन इन कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने इस फॉर्म को लेकर कुछ भी नहीं किया, इसके पहले ना ईमेल आईडी रजिस्टर करी, कुछ नहीं किया। तो मैं यहां से जाऊंगा न्यू यूजर रजिस्टर पर। रजिस्टर पर जाओगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है आपको, जो भी ईमेल आईडी हो वो अगले 10 महीने अच्छे से हमारे पास होना चाहिए। ये ईमेल आईडी आपको पूरे प्रोसेस में सिर्फ अभी नहीं काम आता, इसके बाद कैप होता है। कैप प्रोसेस मतलब जहां पे आपको कॉलेज सिलेक्शन करने होते हैं, कॉलेज कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं मिल रहा है, तो ओटीपीज आते हैं उस दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही ईमेल आईडी यूज होगा। पासवर्ड इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ भी और हमेशा की तरह एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो मैं यूजुअली स्टार्ट ही कैपिटल लेटर से करता हूँ, फिर कुछ लग दिया, फिर उसके बाद में एक @ या कोई एक स्टार वार ऐसा साइन ले लीजिए, फिर नंबर्स यूज कर लीजिए, सारे का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड मत रखना कि पासवर्ड @123 MHTCT @2026, ये ऐसे जो पासवर्ड होते हैं ना बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे मत करना, थोड़ा बेटर पासवर्ड रख लेना। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड करोगे। फुल नेम एज पर आधार, अपना आधार कार्ड लेकर ही बैठो। आधार कार्ड में क्या है, पहले नाम है तो यहाँ पे नाम, पहले सरनेम है तो यहाँ पे सरनेम, जैसा आधार कार्ड पे वैसी। आप कहोगे सर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, अभी तक करेक्शन नहीं करवाया ना, जो है यहाँ लिख दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। गलत स्पेलिंग वाला लिखा कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन करवाओगे ठीक है, बट अभी जो आधार कार्ड पे दिख रहा है एज इट इज लिख दो, है ना। करेक्शन करवा के वगैरह बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी एज पर आधार बोला है वही करेंगे हम। और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, राइट। तो आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा से 2007 का आपका है तो 2007 आप सिलेक्ट करिए, मंथ सिलेक्ट करिए, डेट सिलेक्ट करिए, और ये सब करने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर आपको करना होगा। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, फिल करके मैं आगे पहुंचूंगा, लेकिन आप समझ गए ना कि आपने कैसे करना है इसको।
जैसे मैंने वहां रजिस्टर पे क्लिक किया उसके बाद आपको ऐसे दिखता है कि ईमेल वेरिफिकेशन। तो जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा वो आप ओपन करिए इनबॉक्स को। मैं यहाँ पे देखो बाजू में ओपन करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल करके लिखा आता है, यहाँ जाके आप सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल बोलेगा एंड दैट्स इट, ये वेरीफाई हो गया। जैसे वेरीफाई होता है अब ये डिजी लॉकर के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए कहेगा। दो ही डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपके डिजी लॉकर में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, ये वो, इससे कोई मतलब नहीं है उन सारे डॉक्यूमेंट्स में। इसे सिर्फ और सिर्फ दो देखो, टू कंटिन्यू विथ महासीटी एप्लीकेशन आधार एंड अपार आईडी ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी। प्लीज एंश्योर दैट बोथ योर आधार एंड अपार आईडी आर अवेलेबल इन योर डिजीलॉकर अकाउंट दैट यू हैव ग्रांटेड एक्सेस टू महासीटी। मतलब यही हुआ कि आप डिजीलॉकर ओपन करो और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स को आप इन्हें एक्सेस करने का मौका दो, मैंने देना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं प्रोसीड टू डिजीलॉकर कहता हूं और जैसे करता हूं तो यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के साथ, तो वो ओटीपी यहाँ डालोगे और फिर उसके बाद में आपको सबमिट करना है। जैसे आपने ओटीपी सबमिट किया उसके बाद आपको एक और चीज वो पूछेगा। डिजी लॉकर के साथ आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो उसका एक 6 डिजिट पिन होता है जो आपने पहले सेट करा होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ रखना होगा। देखो अच्छे से, 6 डिजिट पिन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड सो ऑन, डिजी लॉकर से रिलेटेड है ये। तो जो भी पिन होगा 6 डिजिट का वो आपको यहाँ लिखना होगा और फिर उसके बाद डन करना होगा। इससे आप डिजी लॉकर का एक्सेस जो डॉक्यूमेंट्स को देना है वो आप देने वाले हो, ठीक है। इसके बाद आपको देखो ये स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे दिखा है प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर फॉलोइंग विद वेरीफाई गो। वेरीफाई गो ऐसी एजेंसी है जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर डील कर रही है गवर्नमेंट के लिए। यहाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें, लेकिन आपको सबके लिए टिक नहीं करना है। आपको क्या कहा था, सिर्फ दो। तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स, एक अपार आईडी, ठीक है, और एक आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप टिक कर दो। सर मेरे इसमें तो 10th भी है, 12th मार्कशीट भी ये है वो, उन्होंने नहीं कहा ना अपने उनको क्या बोला है, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो लेट्स गो बाय दिस 2 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके बाद में जाके अलाउ कर देना है, दैट्स इट। जैसे आपने अलाउ किया उसके बाद में देखो आप इस स्क्रीन की तरफ आते हो और जहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ये फॉर्म फिलिंग की शुरुआत हो चुकी है जो हमको करनी है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, अब कुछ चीजें ऑलरेडी देखो ऑटो फेज्ड है। नेम एज पर आधार, तो जो आधार पे है वो ऑटो फेज्ड आया है यहाँ नेम। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, ये भी ऑटो फेज्ड है, आपको लिखना नहीं है। फिर आधार आईडी, ये भी देखो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। अपार आईडी, अब अपार आईडी आपको पता नहीं है लेकिन यहाँ पे आप क्लिक हियर टू व्यू एंड कॉपी योर अपार आईडी बोला गया है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा आपको एक फोटो मिलेगा और उसको आप कॉपी करोगे और वहाँ पे अपार आईडी और यहाँ पे आ जाएगा। चलो लेट्स डू दैट। सो अपार आईडी हमने फिल कर दिया। इसके बाद देखो आपको क्या क्या फिल करना है समझ लेते हैं। या मोबाइल नंबर लगेगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईमेल आईडी की बात करी थी वैसे ही मोबाइल नंबर भी अगले 8 से 10 महीने जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, सितंबर मंथ तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उसमें सेम मोबाइल नंबर यूज होने वाला है। उसमें कई सारे ओटीपी आने वाले हैं। कैप राउंड 1 होता है, कैप राउंड 2 होता है, उनकी लॉगिन, उनके जितने भी आपको नोटिफिकेशन है वो ओटीपी के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ओटीपी लगेगा। तो ऐसा नंबर जो अगले 8 महीने हमारे पास अच्छे से हो, खास करके बीएसएनएल मत लेना, काफी बार देखा है मैंने, सही टाइम पे ओटीपी देता ही नहीं है। तो ऐसा नंबर रखो, पापा का रहा तो भी चलेगा, खुद का रहा तो भी चलेगा, घर पे किसी और का रहा, लेकिन ओटीपी हमारे पास आता रहे। और अभी भी हमें एक ओटीपी आएगा उस पर, तो मोबाइल नंबर डालेंगे आप। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट्स नेम एज पर एसएससी और एचएससी मार्कशीट। तो यहाँ पे आपके मार्कशीट पे जैसा है, अब कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर मेरे मार्कशीट पे तो भाई पहले सरनेम है, फिर खुद का नाम है, फिर पापा का नाम है, चलेगा। ये और ये जरूरी नहीं है मैच करे, ये आधार के हिसाब से है और ये मार्कशीट के हिसाब से, जैसे भी हो। अगर आपके पापा का नाम बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे जो भी आपका मार्कशीट के ऊपर, 10th की मार्कशीट खोलो, अगर आप ड्रॉपर हो तो 12th की मार्कशीट देखो और जो मार्कशीट के ऊपर है अकॉर्डिंगली आप डालो, ठीक है। यहाँ पे नाम, पापा का नाम भी पूरा डालूंगा क्या, जैसे अब इसका नाम देखो सागर संजय तोबरे है, तो यहाँ पे संजय तोबरे पूरा डालेंगे क्या, नहीं, सिर्फ संजय डालना है, राइट। तो सिर्फ संजय। मम्मा का नाम जो भी होगा, मम्मी का नाम अगर इंदिरा होगा तो यहाँ पे सिर्फ इंदिरा, जो मम्मी का नाम है, आगे सरनेम वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे सर्टिफिकेट्स में नहीं है पापा मम्मी का नाम, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट के होते हैं, तो वहाँ डॉट डालना है। यहाँ पे बोला भी इन केस ऑफ ब्लैंक नॉट अप्लीकेबल डॉट एंटर कर दो, तो आप डॉट डाल देना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं, मनीष कुमार, पापा का नाम नहीं होता, तो आप वहाँ पे उस केस में सिर्फ डॉट डाल के आगे बढ़ सकते हो पापा मम्मी की जगह। बट हम जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, हर मार्कशीट पे पापा का नाम भी है, मम्मी का नाम भी है, तो हमें डालना ही है। ओके, सिलेक्ट जेंडर, तो मेल फीमेल यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, राइट, सो यू कैन सिलेक्ट। फिर उसके बाद में रिलीजन। अब यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मेरा रिलीजन क्या है। मम्मी पापा के पास जाओ, उन्हें दिखाओ, यहाँ पे इतनी लिस्ट है, यहाँ पे हम कौन से इसमें फिट बैठते हैं,
ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, देख लो आप, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, है ना, फिर यहाँ पे और भी कुछ है, जीव्स और अदर, तो ये सब है। तो हम कहाँ पे है ना, हम कहाँ पे, ये सब आपको बोलेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा एक रिलीजन जो आपका है, ठीक है। सो वॉट एवर इट इज। अब आप कहोगे सर हमारा क्या होगा, हम तो मराठा है, हम ये है, हम वो है, हिंदू है ना, यहाँ पे अपना हिंदू ऑप्शन होगा, वो आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और में फिट बैठे हो, अगर आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपने भाई बहन मम्मी पापा पूछ लो, ये लिस्ट में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। गलती मत करना, क्योंकि रिलीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाके कुछ कॉलेजेस होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि आप क्रिश्चियन हो इसलिए आपको बहुत कम परसेंटाइल में वहाँ अच्छी एडमिशन मिल जाती है। लास्ट से मैंने देखा है कि 10-10, 20-20 परसेंटाइल पे वो कॉलेज मिल जाता है जो बहुत अच्छा है, जो उन्हीं कैटेगरी के लिए, उन्हीं माइनॉरिटी बच्चों के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी डालें वो सही डालें। फिर इसके आगे आप देखो रीजन। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, बस उन्हें जानना है कि आप शहर से कर रहे हो या गांव से। रूरल का मतलब गांव होता है। अगर आप पढ़ाई गांव से कर रहे हो, एग्जाम गांव से देने वाले, तो रूरल कर लो। मैं पुणे में रह रहा हूँ, अगर लेटर से सागर पुणे में रह रहा है तो वो अर्बन सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो शहर में रह रहा है, शहर से एग्जाम लिखने वाला है। यहाँ गलती भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्ट मदर टंग, अब ये भी खास है, क्यों? क्योंकि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी करके चीज होती है आगे एडमिशंस के दौरान, और यही चीजें वहां कैरी फॉरवर्ड होती है। तो मैं कौन सी भाषा कहता हूं, अगर आप सिंधी भाषा बोलते हो तो सिंधी को लेकर दो बहुत ही अच्छे थाडोमल, वेसिट, बड़े बड़े कॉलेज है जहां पे कम परसेंटाइल में अच्छे एडमिशन मिल जाती है, मतलब 70-80 परसेंटाइल में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, हमने देखा है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि मैं मदर टंग सही से सिलेक्ट करूं। गुजराती के लिए डीजे सांगवी है, सो ऐसे काफी कॉलेजेस है। हिंदी के लिए भी है कुछ कॉलेजेस, जैसे जीएस रायसोनी है हमारे पुणे में, ठीक है। सो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो भी आपकी लैंग्वेज आपको लेनी है, गुजराती है, हिंदी है, गुजर है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जस्ट गो थ्रू। ओके, आप बोलोगे सर मैं मराठी हूँ, तो मराठी, पर मराठी के लिए कोई कॉलेजेस है नहीं, है ना, अलग से। लेकिन अब जो है लैंग्वेज हम यहाँ यूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगेन मैं आई एम सेइंग कि मैं ये फिल करूंगा, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 बार मेरा वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है और कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी। सिलेक्ट एनुअल इनकम, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइड की, ये जो राइट में इन्फॉर्मेशन है। अब इनकम से क्या होगा सर, 8 लाख से नीचे हो तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, राइट। 8 लाख से ऊपर हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, फीस में कंसेशन नहीं मिलता। इवन पापा की इनकम डालूं, मम्मी की डालूं, भाई की डालूं, किसकी, फैमिली इनकम मिला जुला के, या आप जाते हो ना तहसीलदार ऑफिस में या ई सेवा केंद्र में, वहां आपकी फैमिली इनकम कितनी दिखा रहे हो, डॉक्यूमेंट पे कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो 6 से 7 किया, 7 से 8 किया, 8 से 9 किया, जो भी हो गया आपकी, आप सिलेक्ट करोगे, ठीक। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में यहाँ मैरिटल स्टेटस, आई एम श्योर आप में से कोई मैरिड नहीं है एक्सेप्ट मी। मैं जा रहा हूँ इस बार एग्जाम लिखने के लिए, तो मेरा मैरिटल स्टेटस मैरिड आएगा, आप सबको अनमैरिड ही करना होगा, ठीक है। इवन सागर भी अनमैरिड ही हमारा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अब एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो CDSL आपके घर तक पहुँचाएगा, इतना खर्चा नहीं करता। CDSL सिर्फ लेने का काम करता है, देता कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ कुछ नहीं है, आपको कुछ आने नहीं वाला, लेकिन फिर भी होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो। तो जो एड्रेस होगा, लेटर से आप 123 लेन नंबर 245 जो भी होगा आपका, आप लिख सकते हो यहाँ पे, जिस सिटी से बिलोंग करते हो। और जहाँ जहाँ स्टार है ना वो कंपलसरी है, मतलब इस 2 लाइन में आपका एड्रेस आना ही चाहिए। यहाँ नहीं लिखा तो चलेगा। स्टेट, आप महाराष्ट्र से हो और कहीं से हो, जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा आप आराम से दिखाना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका कौन सा है, विलेज कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अब अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे भी कोई चीज़ नहीं आएगी, अपने भाई का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई चीज़, कोई OTP नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर दे आर आस्किंग कि एक और मोबाइल नंबर दे दो, तो हम दे देंगे, कंपलसरी है। फिर उसके बाद में एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, सर ये क्या है करस्पॉन्डेंस का, तो कुछ मत करना, यहाँ पे सेम एज परमानेंट कर देना, इसको टिक कर देना, मतलब आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा और इस फॉर्म में आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक। तो ये फॉर्म यहाँ तक हो गया खत्म। अब आगे अदर डिटेल्स। अब अदर डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें है, देखो ध्यान से। आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि क्या आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो। भाई महाराष्ट्र के बच्चे हो तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए आपको प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वही यहाँ पर है। अगर आप यस करते हो तो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए सारे कॉलेजेस में प्रायोरिटी पहले होती है। अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो, बिहार से हो, यूपी से हो और कहीं से हो, तो आप इसमें नो करोगे, और फिर उन बच्चों के लिए जो है वो जेई मेंस या कोई और तरीके से एग्जाम्स या किसी और तरीके से एडमिशन प्रोसेस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र रहीवासी होना बहुत ज़रूरी है CET के लिए।
है ना। यहाँ जितनी भी एडमिशन्स होती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में MHTCT के थ्रू, डोमिसाइल्ड बच्चों के लिए ही होती है। मतलब क्या सर, आपका बॉर्न यहाँ है, बर्थ यहाँ है क्या? अगर बर्थ यहाँ नहीं है तो आपने बहुत सालों से यहाँ पढ़ाई की है, तो एक रहिवासी दाखिला, मतलब जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको बनाना पड़ेगा। या आपका पेरेंट्स का होगा कि पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं तो उनका डोमिसाइल भी चल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता है अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं हो तो, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे आपके टीसी पे लिखा हो कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ जो भी है वहाँ पे लिखा हुआ, टीसी मेंशन्ड हो कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस क्लिक करते हैं और डिटेल्स वो पूछता है आपको, माइनॉरिटी डिटेल्स पूछता है। जैसे मैं कह रहा था ना आपको, एक रिलीजन के बेसिस पे होती है माइनॉरिटी और एक लैंग्वेज के बेसिस पे होती है। तो आपकी भी कोई माइनॉरिटी है क्या? आपको समझ नहीं आ रहा कि माइनॉरिटी है या नहीं है, एक बार यस करके देख लो। यस करके देखो तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिलने लग जाते हैं। नो करोगे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं आपका। लेकिन एक बार चेक तो कर लो यस करके। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है क्या, कि आप कोई भाषा बोलते हो क्या, गुजराती, हिंदी, कोई भाषा। जैसे मैंने कहा गुजराती के लिए कुछ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम परसेंटाइल में बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। सिंधी के लिए कुछ ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए यहाँ पे है, ठीक है। सिंधी के लिए, इवन तमिल के लिए भी है ना, SIES करके बॉम्बे में। इवन पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी है। तो काफ़ी कॉलेजेस के लिए है कि जो लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक बेसिस पे कुछ कम कट ऑफ पे अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिलीजियस माइनॉरिटी, आप किसी रिलीजन में यहाँ पे बिलोंग करते हो क्या, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन। जैसे क्रिश्चियन की बात करो तो ऐसा बहुत सारे जेवियर्स कॉलेज है, डॉन बॉस्को कॉलेज है जो मुंबई में है और वो माइनॉरिटी बेसिस पे है। तो कम परसेंटाइल पे, इवन 25-30 परसेंटाइल पे भी आपको वहाँ CS मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा कॉलेज है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि आप किसी पे बिलोंग करते हो क्या। नहीं बिलोंग करते हो तो NA करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर लेटर से नहीं बिलोंग करते तो NA आप लिख सकते हो और सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ठीक से भरनी है। यहाँ पे भी जो भी हो, अगर है तो ठीक, नहीं है तो NA कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी गुजराती है तो मैं गुजराती लूँ, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपने पेरेंट्स से पूछो, कन्फर्म करो, ओके। ये बात आपको करनी है। फिर इसके बाद, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी दिखाने का? अगर है तो यस, अदरवाइज नो करोगे। सिलेक्ट SSC और इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, 10th कब पास किया था। अब अज्यूम करो कि बच्चे आप अभी देने वाले हो 2026 में 12th, तो ऑफकोर्स हमने 24 में पास किया होगा तो 2024 आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। कोई ड्रॉपर होगा, एक साल पहले अगर हुआ होगा 2023 आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो भी होगा। फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंट कितना मिला, SSC टोटल परसेंटेज कितना है, जितना ही परसेंट है, 85 है, 82.7 है, 88.83 है, जो भी होगा यहाँ लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड्स में देखो बहुत सारी लिस्ट है। हम महाराष्ट्र के बच्चे तो सारे ऑलमोस्ट ये स्टेट बोर्ड से ही होंगे, लेकिन अगर आपने CBSE किया हो, ICC किया हो तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स हैं। IB बोर्ड अगर हो तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेट, स्कूल स्टेट कौन सा है, तो हमारा तो महाराष्ट्र होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट टाइप करके भी महाराष्ट्र लेके आ सकते हैं, या फिर आप ढूंढ कर वहाँ पे लिख सकते हो। तो महाराष्ट्र स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में, आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड फॉर 12th इन 2026, क्या आप 12th एग्जाम 2026 में देने वाले हो? अगर यस तो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्म यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, टिक करके आगे बढ़ जाते हो। जो फ्रेशर्स है, जो इस बार 12th देने वाले हैं, वो सारे यस करेंगे, इसको टिक करेंगे और आगे आप सेव चेंजेस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ड्रॉपर हूं या सर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूं इस साल, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं, जो भी हो, लास्ट टाइम दिया ना 12th आपने, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूं, वो होने वाला है, वो बात की बात है। आपने 12th 2025 में दिया है, हाँ या ना? तो अगर दिया है तो आप कहो कि 26 में मैं अपीयर नहीं कर रहा, तो नो कर दो, आगे बढ़ो। जैसे नो करोगे आपको और थोड़ी इंफॉर्मेशन आप पूछेगा वो, क्योंकि आपने 12th लास्ट ईयर दे दी है तो आपके पास 12th की पूरी डिटेल्स है, तो आप वो भी भरोगे कि सिलेक्ट HSC पासिंग ईयर, कब दिया, लास्ट ईयर दिया या उसके पहले दिया। कुछ बच्चे 2 साल का भी ड्रॉप ले लेते हैं, तो आप सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद में कौन सा बोर्ड था, तो अगेन यहाँ पे सारे बोर्ड जाएंगे, तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड। फिर उसके बाद मार्क्स टाइप क्या था, क्योंकि अगर CBSE में हो तो CGPA होता है, हमारे यहाँ पे परसेंटेज होता है ना, तो वो सारा आप सिलेक्ट कर लोगे तो परसेंटेज। फिर यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ, कितने में से मार्क्स, अब बेस्ट ऑफ 5 वगैरह मत करना, आपने 6 पेपर्स दिए थे, 600 में से था, तो आउट ऑफ कितना, तो यहाँ 600, क्योंकि आउट ऑफ 600 था सर मेरा। कितना मिला आपको, तो लेटर से मेरे को मिला 480 कुछ भी, 435, तो 435 तो अपने आप वो परसेंटेज यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, इसके बाद आप आई कंफर्म पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से चेक कर लेना कि मैंने चीज़ें सही करी है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो है रिलीजन, मदर टंग, एनुअल इनकम सही से फिल कर रहा हूँ। ऊपर की इन्फॉर्मेशन भी जो मेरी है वो सही है ना, एक बार पूरा चेक कर लेना। इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है अदर डिटेल्स में,
2 मिनट एक्स्ट्रा देना, गलती नहीं करना यहाँ पे कि डोमिसाइल यस किया है क्या, माइनॉरिटीज चेक किए क्या, कहीं मैं बिलोंग करता हूँ नहीं करता हूँ, कहीं कुछ स्किप हो गया है मुझसे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि मैं करेक्ट करूँ, आगे जाके आपको ये कुछ भी फिल नहीं करना है, सब ऑटो फेच होने वाला है फॉर्म में, तो यहाँ गलती नहीं करना, अदरवाइज आप बोलोगे सर अब चेंज कैसे करूँ, दिक्कत हो जाएगी। टेक योर टाइम, है दिन बहुत सारे, नहीं पता है पापा ऑफिस के बाद पूछ लो शाम को, राइट, पापा से पूछ लो इतना सेव करके, बट आप ठीक से सारी इंफॉर्मेशन फिल करो। और फ्रेशर्स के लिए क्या अलग है, तो फ्रेशर्स के लिए ये वाला चीज़ अलग है ना सर, हमारा फॉर्म फिलिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये है, अगर सॉरी फ्रेशर्स यहाँ पे यस कहेंगे और यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ड्रॉपर है वो नो करके उसके 12th का भी इंफॉर्मेशन देगा। आर वी गेटिंग दिस? सो ये सब मैं फिल करता हूँ, ओके, और मैं सेव चेंजेस करूंगा, और जैसे ही आपने सेव चेंजेस पे क्लिक किया आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, हाय और आपका नाम आएगा। यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें दिखेगी आपको, कंफ्यूजन में मत जाना, ये सब बात की चीज़ें हैं, जैसे कैप एडमिशन तो बाद में लगेगा, हमें अभी क्या लगने वाला है, तो सीईटी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाउ, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए काम की चीज़ है। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सीईटी सेल है वो काफ़ी सारी सीईटीज कंडक्ट करता है, एमबीए के लिए, एमसीए के लिए, हमारे लिए भी पीसीएम पीसीबी। तो हमारा कौन सा ऐसा है, तो यूजी के अंडर, मतलब अंडर ग्रेजुएट के अंदर ये एमएचटी सीईटी 2026, यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ। अब यहाँ पर आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आया होगा जो आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते हैं तो आपको ये दिखता है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है सीईटी सेल ने हमारे लिए। यहाँ पे पहले बोला गया कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर 2026, डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपसे शेयर करूंगा ही करूंगा। ये पूरे 12-13 पॉइंट्स है, कितने 15 पॉइंट्स है, और इधर इंग्लिश में लिखे इधर मराठी में लिखे। इसमें 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि आपके कैटेगरी को लेकर आप क्लियरली मेंशन करोगे आगे फॉर्म में, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो भी आपकी कैटेगरी है यू हैव टू क्लियरली मेंशन कि आप विजे से हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है और वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उसको बताना है, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो कैसे फॉर्म फिल करते हैं, अगर हुआ तो क्या बताना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। सेकेंड, कितनी फीस लग रही है यहाँ बताया गया है, आप देख लीजिए 2026 एप्लीकेशन फीस आर एज बिलो। पीसीएम पीसीबी के लिए 1300 रुपए बढ़ा दी गई है, लास्ट ईयर तक 1000 रुपए थी, इस बार सीईटी सेल ने और 300 रुपए बढ़ा दिए हैं, राइट। तो 1300 रुपए बोला है, अगर आप या तो पीसीएम या पीसीबी, अगर आप दोनों दे रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जो पीसीएम पीसीबी दोनों देने वाले हैं, तो उन्हें इंटू 2 मतलब 2600, कोई डिस्काउंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो 2600 रुपए लगेंगे, ओके। और आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप, ये तो सिर्फ एक अटेम्प्ट का है, अगर आप 2 अटेम्प्ट मतलब कि फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए दे रहे हो तो अगेन इंटू 2 कर दो, यानी अगर मैं सिर्फ पीसीएम दे रहा हूं 2 अटेम्प्ट के लिए तो 1300 2600 देने पड़ेंगे। अगर मैं पीसीएम पीसीबी दोनों दे रहा हूं, फर्स्ट फेज में भी और सेकंड फेज में भी, तो कितने लगेंगे? कौन है आपका मैथ्स का टीचर, पता है कि नहीं, राइट। 2600 इंटू 2 5200 लगेंगे। यही चीज कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बोली गई है कि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीसीएम या पीसीबी दे रहे हो तो 1000 रुपए, और अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2000 रुपए। अगेन ये एक फेज के लिए, एक अटेम्प्ट के लिए है, इंटू 2 कर देना अगर आप दोनों फेज के लिए दे रहे हो। और मेरा रिकमेंडेशन है हर बच्चा दोनों फेज के लिए अप्लाई करे, हर बच्चा दोनों फेज के लिए, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, अच्छा कॉलेज मिलना ही मिलना चाहिए हमें। सो जो भी बेस्ट ऑफ 2 होगा वो मार्क्स मिलेंगे, वो हमें आगे बढ़ाएगा। और थर्ड बात यहां बोली गई है कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पूरे प्रोसेस में एक्टिव होना चाहिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को मैंने देखा है आगे जाके मेरा मोबाइल नंबर में ओटीपी ही नहीं आ रहा, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ये हो गया। नहीं, अगले 10 महीने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है और ऐसा रखना है जिसमें ओटीपी आए। बीएसएनएल का मत रखना, मैं बोल देता हूँ अभी आपको, अब बहुत बार ओटीपी नहीं आते, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ रेंज नहीं है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये पढ़ ली सर हमने, तो आई हैव रेड। और अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर में आपको 4 टैब्स दिख रहे हैं, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, फिल करनी है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रीन है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, हमने पहले भर दिया है। यहाँ देखो सारा ऑटो फेच हो गया है, हम चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर एड्रेस के बारे में बात होगी, वो भी हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक है। फिर डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स हमें डालनी होगी और क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी होगी। और ये सब बेसिक डिटेल्स होने के बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेंटर सिलेक्ट करना है और पेमेंट करना है। यही पूरा स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप साथ में करते हैं, आराम आराम से करते हैं, चेक करते रहिए। देखिए, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बात आई, तो यहाँ पे देखो नाम आ रहा है ना, देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम एज पर आधार आ रहा है, फिर उसके बाद अपार आईडी आ रहा है ना, फिर यहाँ पे आधार नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहाँ पे दिखेगा जो भी आपने रजिस्टर रखा हुआ है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। रीजन कौन सा है जो हमने सिलेक्ट कर रखा था, फिर उसके बाद में आप देखो रिलीजन,
मदर टंग, नेशनलिटी, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये सब हमने पहले ही डाल रखे थे जो यहाँ ऑटो फेच हुए हैं, राइट। इसमें आप सेव एंड प्रोसीड करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप एड्रेस चेक कर लो, जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा सब बराबर। पहली दो चीजें ऑलरेडी ऑटो फेच आई थी तो हमने बस चेक किया और सेव एंड प्रोसीड करते आ गए। अब यहाँ पर हमें आगे की इंफॉर्मेशन, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स देनी है। इसमें भी कुछ चीजें हम ऑलरेडी भर चुके थे, जैसे कि डिसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ नो आ रहा है। ऑर्फन इन्फॉर्मेशन, आर यू एन ऑर्फन, माता पिता अगर दोनों नहीं हो तभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे यस, हम नो कर देते हैं। फिर कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, आपने ऑलरेडी ये भी डाल रखा था कि डोमिसाइल्ड हो या नहीं हो, यस। फिर कैंडिडेट, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेचर, अब यहाँ पे आपको आपकी जात क्या है ये बताना है। आपला जात सर्वंग निवड़ा, तो हम यहाँ पे करेंगे। देखो अब जो भी हो, यहाँ पे ओपन है तो ओपन क्लिक करोगे, SC ST क्या है देखेंगे। चलो अभी के लिए मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ SC BC का। तो अगर मैं SC BC सेलेक्ट करता हूँ तो देखो दो टैब्स और खुल गए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग। अब SC BC का थोड़ा सिंपल है क्योंकि SC BC सिर्फ मराठा वालों के लिए है, तो यहाँ मराठा सिलेक्ट कर लोगे। डू यू पजेस कास्ट सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, नहीं है तब भी चलेगा। देखो यहाँ ऑप्शंस क्या क्या दिखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे अवेलेबल, अगर है तो आप अवेलेबल क्लिक कर दोगे। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, सर अवेलेबल नहीं है, मैंने अप्लाई कर रखा है बट अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो आप ये भी क्लिक कर सकते हो। अप्लाई भी नहीं किया, मैं करूंगा, चलेगा भाई, बहुत समय है, 6 महीने है, बट आप अप्लाई कर लेना इसके बाद, तो नॉट अप्लाइड पे भी क्लिक कर सकते हो। तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर अवेलेबल पे क्लिक किया तो आपको और थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे आपने अवेलेबल पे क्लिक किया तो आपको अब कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दिखना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट निकालो, उस पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, राइट, वो आपको फिल करना होगा। डू यू पजेस कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी आप देखोगे अगर ये है या नहीं है। तो अगेन इसके लिए भी अप्लाई किया है नहीं किया है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो अगेन इसका भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो आप नॉट अवेलेबल पे भी चलोगे, नॉट अप्लाइड पे भी करोगे तो भी चलेगा। सो वॉट एवर इट इज, है नहीं है, अगर है तो उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दो। डू यू हैव नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर है जो 31 मार्च 2027 अगले साल तक के लिए वैलिड होगा, तो वो भी आप देखो तो अवेलेबल है नहीं है। अवेलेबल अगर हुआ तो वो फिर आपको थोड़ी चीज़ें पूछ सकता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्लिक कर करके पता करना होगा कि आपके पास क्या क्या है और बता दीजिए, ठीक है। लेटेस्ट से सर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के लिए किया है, तो मैंने अप्लाई किया है बट रिसीव नहीं हुआ है। इन दैट केस आपको रिसीट नंबर यहाँ डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डेट क्या है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई और कैटेगरी है, सर मैं अभी के लिए ना एक SC कैटेगरी का लेकर देखता हूँ, अगेन वही बोलता है कि जाति से नाम निवड़ा, मतलब उसमें भी आप किस में बिलोंग करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको पता नहीं होगा, आपके पेरेंट्स से पूछो कि इसमें से कौन सी जाति है जो हमारी है, राइट। तो लेटेस्ट से मैं अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ। फिर आपके पास अगेन कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो ये 3 ऑप्शंस है। अगर आपके पास नहीं है तो बिना कुछ सोचे आप नॉट अप्लाइड कर दो, कुछ भी फिल नहीं करना होगा और आप एग्जाम देने जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं पे भी। और आप बाद में जब एडमिशन की बारी आएगी तब आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना उस समय तक, ठीक है। बट अगर आपके पास बाकी चीज़ें अवेलेबल है तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और फिल करनी है, जैसे मैंने बताया कि सर्टिफिकेट नंबर, फिर ट्राइब सर्टिफिकेट वगैरह है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो सब बताना पड़ेगा। अगर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड तो यहाँ पे रिसीट नंबर, एप्लीकेशन डेट, ये सब करना होगा। मेरे पास नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ और मैं नॉट अप्लाइड के लिए रख देता हूँ, है भी नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, करेंगे पापा बाद में, ठीक है। तो मैं ये करके आगे बढ़ रहा हूँ, सारी कैटेगरी के लिए सेम ही होगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर हम ओपन वाले हो तो सर ओपन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कास्ट नेम लिखना होगा। अगेन आपको नहीं पता, आपके पेरेंट्स से पूछो, ओके, और फिर आगे बढ़ना। उसके अलावा यहाँ पे डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, अगर आपकी इनकम 8 से कम है तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो या स्कॉलरशिप्स मिलती है, राइट। तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, क्योंकि मैंने दिखाया था कि इनकम कम है 8 से, तो यहाँ यस कर सकते हो। ये प्रोफार्मा 5 वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, इसे डाउनलोड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन EWS सर्टिफिकेट है या नहीं है, नहीं है मेरे पास, नॉट अवेलेबल, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। फिर इसके बाद में देखो आप यहाँ पे मैं कास्ट नेम भी डाल देता हूँ, कोई लेटेस्ट से मैं मारवाड़ी हूँ तो मारवाड़ी डाल देता हूँ। अब ये गलत भी हो सकती है, इट्स ओके, बट इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन पूछ लेना, आप सही से डाल देना। इसके बाद माइनॉरिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, मैंने यस कर रखा था ऑलरेडी, तो ऑटो फेच हुआ है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मैंने डाल रखी थी वहाँ गुजराती, आपको याद होगा, इसलिए यहाँ पे आया है। रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने पहले ही फिल कर रखा था, आया हुआ है। ये सब मैंने कर लिया है अच्छे से। एक और बार जब भी आप आगे बढ़ते हो एक बार पूरा गो थ्रू करो। ऑर्फन के लिए नो किया है ना, मैंने ओपन कैटेगरी ली है, ये सारा चीज़ें देखो, मैंने EWS के लिए किया है। आप SC वगैरह जो भी होगा आपका, VJ NT वगैरह आप लगा सकते हो। अगर सर्टिफिकेट है फिर भी आप नॉट अवेलेबल लिखते हो तब भी चलता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है सर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा, नॉट अप्लाइड के लिए, नॉट अवेलेबल के लिए कर दो और आगे बढ़ो। झंझट नहीं रखना है कुछ भी और सिंपल सिंपल करना है इस फॉर्म को। आगे 7 प्रोसीड करके आप बढ़ सकते हो। अब उतना होने के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है देखिए। सो नेक्स्ट आपके 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने दे रखी है, राइट। तो ये ऑटो फेज है। देखो जहां जहां पे भी थोड़ा लाइट कलर्ड है ना, सारा ऑटो फेज्ड है। देखो महाराष्ट्र 2023 कितना परसेंटाइल है, कौन सा बोर्ड है, ये सब आ गया है। सिर्फ एक चीज आप पूछ रहा है यहाँ पे कि 12th का स्ट्रीम कौन सा है, तो हम सबका साइंस है, तो हम साइंस पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो 7 प्रोसीड कर दिया, तो ये भी हो गई हमारी स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है और सबसे खास है, एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना। बच्चों मैं कहाँ जाके एग्जाम दूंगा ये अपन सिलेक्ट करते हैं और 4 ऑप्शंस आपको देने हैं, राइट। तो यूजुअली फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिला तो कौन सा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी सवाल ये करते हैं कि सर मैं अमरावती से हूँ, पुणे में पढ़ रहा हूँ, पुणे में दूँ क्या। तुम लोग अप्रैल मंथ में कहाँ रहोगे, ट्रैवल तो नहीं करना है ना, तो जहाँ रहोगे वहाँ एग्जाम सेंटर चूज कर लो, सिंपल। या मई मंथ में कहाँ रहोगे, है ना, 2 बार देना है, हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर अगर पहला नहीं मिला तो दूसरा कौन सा होगा जो पास है, जहाँ मैं ट्रैवल ईजी कर सकता हूँ, राइट। फिर अगर वो भी नहीं मिला तो तीसरा कौन सा होगा। इतना वर्स्ट नहीं होना चाहिए कि तीसरा और चौथा पे जाना पड़े, लेकिन फिर भी ऐसा मत समझना कि चौथा तो यार मिलेगा नहीं, कुछ भी डाल देता हूँ, ऐसा मत करना। जो भी आसपास है वो सेंटर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। चलिए हम भी करते हैं, राइट। तो ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ग्रुप यू वांट टू अपीयर फॉर, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, कौन सा आपको ग्रुप देना है ये बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। अब कई सारे बच्चे पीसीएम ही देना चाहेंगे तो यहाँ पीसीएम सिलेक्ट करेंगे, पीसीबी देना चाहिए तो पीसीबी सिलेक्ट करेंगे, या पीसीएम पीसीबी। अच्छा पीसीएम पीसीबी जो सिलेक्ट करेंगे, कंफ्यूजन मत रखना कि पीसी 2 बार देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। पीसीएम की डेट्स ही अलग है, पीसीबी की डेट्स ही अलग है, तो पूरा आपको 2 बार देना ही पड़ेगा एग्जाम, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 2 बार देने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं बोलूंगा अगर आप पीसीएम वाले बच्चों तो पीसीएम ही दे दो। लास्ट ईयर तक मैं कहता था पीसीबी दे दो, क्योंकि पीसीबी पहले होता था, उसका फायदा होता था कि भाई हमें पता चल गया पेपर का पैटर्न कैसा है क्या है। बट इस बार पीसीएम पहले है तो लेट्स गो फॉर ओनली पीसीएम, ठीक है। पीसीबी देके फायदा नहीं है। ओके अब आपको ये दोनों अटेम्प्ट देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट देता है। देखो ये सबसे खास बात है, पूरे फॉर्म में हमें सवाल था कि मैं 2 अटेम्प्ट के लिए भर रहा हूँ या 1 अटेम्प्ट के लिए भर रहा हूँ। यहां पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो और हर बच्चा दोनों अटेम्प्ट दे, ये मेरा आपसे सजेशन है, आपको कहना है बेस्ट ऑफ 2 आने दो ना, ठीक है। तो मैं बोथ अटेम्प्ट्स के लिए सिलेक्ट करता हूँ। फिर आगे कौन सी भाषा में मैं पेपर देना चाहता हूँ, लैंग्वेज मीडियम क्या होगा पेपर का, तो इंग्लिश, मराठी, उर्दू, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सेंट, ये तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, डोमिसाइल्ड है वगैरह, तो हम महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। अब एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने की बारी आ गई है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन सा लूँ भाई मैं, तो जैसे मैंने कहा मैं पुणे से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैं पुणे ले लेता हूँ। पुणे के आसपास कौन सा है जहाँ मैं इजी जाता हूँ। अब आप कहोगे सर मुंबई, नहीं मुंबई में जाना थोड़ा टफ है ना, कहाँ सेंटर मिल जाएगा मुझे। तो और कौन सी सिटीज़ है यहाँ पे, सातारा, सातारा पास है, 2-2.5-3 घंटे का रास्ता हो जाएगा। थर्ड में और कौन सा लूँ, और कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, नासिक थोड़ा बेटर हो सकता है, थाने, राइट, थाने ले लेता हूँ क्योंकि सही है। अब मुंबई लेना सही रहेगा क्या, मुंबई में ना कहाँ सेंटर आएगा, मैं कहाँ उतरूंगा, थोड़ा टफ है ना, तो मैं नासिक प्रीफर कर लेता हूँ चौथा, क्योंकि नासिक मेरे लिए 5-6 घंटा है, लेकिन मुझे थोड़ा छोटा लगता है, सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने 4 सेंटर्स चूज कर लिए हैं। सो प्लीज इसको केयरफुली देखना, 2 बार और देख लेना कि सही सिलेक्ट किया है ना। कई बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं और फिर सर ऐसे कैसे हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते आप बाद में चेंज, यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ कॉस्ट, कुछ मत करना, नहीं तो भाई जबरदस्ती कुछ पैसे और ऐड हो जाएंगे हमारे फॉर्म में, राइट। कुछ मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। सर ये हमारे में ऐड तो नहीं हुए ना, नहीं कुछ नहीं हुआ है, जब तक यहाँ 0 है कुछ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, छोड़ दो इसको। ऐसा करके आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड और आगे बढ़ जाओ। तो हमने सेंटर सिलेक्शन का काम भी कर लिया है, ठीक है। 7 प्रोसीड करके हम आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट आएगा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। इसको समझ लेते बच्चों, है ना, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, या फिर इस बार फोटो आप रियल टाइम, अगर आप लैपटॉप में या कोई अच्छे डिवाइस पे बैठे हो तो आप वही के वही फोटो खिंचवा भी सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। सिग्नेचर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ये अपलोड करते वक्त हो सकता है आपको 2 या 3 बार कुछ प्रॉब्लम आए, हाँ हमें भी आया था। तो अगर ऐसा होता है तो आप थोड़ा फिर से ऊपर से थोड़ा सा फोटो लेना सिग्नेचर का, व्हाइट पेपर के ऊपर नीले कलर से लिखकर सिग्नेचर करके फिर फोटो लेना, थोड़ा सही से करना, बार बार करना। साइज भी डिफाइंड किए उन्होंने, वो भी देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद फोटो आइडेंटिटी। अब ये जो आइडेंटिटी है, फोटो आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है, इसको समझ लो। पैन कार्ड दे सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता हूँ, वोटर ID दे सकता हूँ, आधार कार्ड है, ई आधार कार्ड है, कई सारे। हमारे लिए सबसे आसान क्या है,
आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड सही नहीं है सर, मेरा कुछ गलत हुआ है सर, फिर भी चल जाएगा, पर आपको लग रहा है नहीं मैं नहीं देना चाहता, तो फिर इन दैट केस आप यहाँ पे एक और चीज़ है, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज। तो आपके स्कूल और कॉलेज का आईडी कार्ड भी यहाँ चल रहा है, ठीक है, वो भी दे सकते हो आप, या ई आधार कार्ड भी आप निकाल सकते हो उसका प्रिंट और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आपके लिए बेस्ट क्या आप देखना। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लूंगा, स्पेलिंग एरर है, ये है वो है, आप करेक्शन बाद में कर लो, यहाँ चल जाएगा। फोटो प्रूफ है ये आपका, फोटो आइडेंटिटी है आपका, ठीक है। तो तीनों अपलोड करना आप अच्छे से, एक एक पे क्लिक करके, पहला ठीक है अलाउ दिस टाइम करके, है ना, यूज कैमरा वगैरह वगैरह कह के, तो ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ना। तो फोटो, फिर उसके बाद में सिग्नेचर, फोटो, फिर उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद में यहाँ पे आईडी प्रूफ, ये तीनों आप अपलोड कर दीजिएगा और फिर आगे बढ़ना, सबमिट करना, ठीक है। तो हम काफी मतलब ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म खत्म होने आया है, इसके बाद बस पेमेंट ही बचा हुआ है। तो फोटो, सिग्नेचर और फोटो आइडेंटिटी मतलब डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है वो सारा अपलोड कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं सबमिट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका फोटो और सब दिखेगा। तो आप ये पूरा ठीक से देख लेना कि सब सही है नहीं है। इस बार ये भी चीज़ बहुत अच्छी करी है कि अगर कोई भी चीज़ गलत हो तो यहीं पे आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो और वहाँ पर आपको एडिट करने का मौका मिल रहा है। तो लेटेस्ट से आपका क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको लग रहा है कुछ गलती हुई है तो यहाँ एडिट पे जाओ और उस पेज पे जाके आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सेंटर्स भी एक बार देख लो, कुछ चेंज करना हो इसमें भी तो यहाँ एडिट पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कर लोगे और इसके बाद आई कंफर्म करके यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ एक नोटिफिकेशन देता है, क्योंकि इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये पूरा जो डिटेल भरा है मैंने मुझे दिखाना है पेरेंट्स को, तो आप यहाँ पे छोड़ दो, ये सेव हो चुका है एज इट इज। बाद में आप वापस लॉगिन करके पापा मम्मी से चेक करवा लो, उसके बाद पेमेंट करना। यहाँ अच्छे से लिखा है इन्होंने, प्लीज चेक द डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। पेमेंट के बाद कोई चेंज नहीं हो पाएगा और लास्ट डेट अभी भी बहुत टाइम है। तो आप अगर एक दिन बाद, 2 दिन बाद भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लेकिन अगर चाहते हो, या मैं तो कहता हूँ करो, पेरेंट्स को दिखाओ कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है क्या, एक बार आप चेक कर लो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, भाई को बोलो, बहन को बोलो, जो भी आपके खास लोग हैं उन सबको बोलो, 2 बार चेक करवा लो। फिर उसके बाद मैं श्योर हूँ तो मैं यस करके आगे पेमेंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब पेमेंट मुझे कितना करना है ये भी समझ लो। तो देखो मेरा जो है ना EWS यस आया था, इसलिए मुझे यहाँ पे कंसेशन हुआ है ना। पेमेंट जो करना है मुझे 1000 रुपए वाली कैटेगरी में हूँ, लेकिन मैंने बहुत अटेम्प्ट्स किए थे तो इसलिए मुझे 2000 पे करना पड़ रहा है। अगर आप ओपन से बिलोंग करते तो 1300 इंटू 2 2600 हो जाता। कोई और कैटेगरी है तो इतना ही पे करना पड़ता। ऐसा करके मैं यहाँ पे ओके टोटल पेमेंट यस करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इजीएस्ट ऑप्शन हमें पता है QR स्कैन करना। हमारे पास खुद के पास तो पैसा नहीं है, पेरेंट्स का, मम्मी पापा भाई बहन से ही हम करवाएंगे, तो हम जाते पे विथ UPI। यहाँ पे भी देखो पे विथ UPI QR, जनरेट QR, तो QR जनरेट कर लो, स्कैन करो और यहाँ पे पेमेंट डन डनाडन। तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा वंस पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब पेमेंट के वक्त भी कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है पेमेंट फेल्ड, डरना मत। आपकी बैंक में पैसा है, कटा नहीं है, बढ़िया है। कट गया सर फिर भी नहीं हुआ है, पेंडिंग दिखा रहा है, ऐसा होता है, CET के साथ बहुत बार होता है। तो इस केस में आपको सजेस्ट करूंगा 5-6 दिन रुक जाओ, क्योंकि वो पैसा रिटर्न आपके बैंक में आ जाएगा, उसके बाद आप इसको वापस पे कर देना। अदरवाइज CET सेल को कॉल करके पूछो कि सर हुआ है नहीं हुआ है, बड़ा टीडियस प्रोसेस है और हमारे पास दिन भी है। अभी जो है 1 महीने के लिए एप्लीकेशन वैलिड है, आपको पता है लास्ट डेट फरवरी में है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप काम करिए। अगर एक बार में सक्सेसफुल होता है तो बहुत बढ़िया, कोई भी ग्लिच आता है तो 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन रुक जाओ और बाद में वापस पेमेंट करो। ये पूरा सेव हो चुका है अभी तक जो भी किया हमने, सिर्फ पेमेंट ही बचता है। और फिर ऐसा नहीं है कि पहले मैं भरूंगा तो मुझे सेंटर पुणे में ही मिल जाएगा सर, या कहीं और ही पास का मिल जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। आप आराम से भी कर सकते हो, लेकिन डेट के पहले करना है। ओके सो बच्चों, यहाँ पे अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, है ना। लास्ट में जो PDF आती है उसको आप सेव करके रख दो, दैट्स इट। अब इसके बाद आपका हॉल टिकट आएगा जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आएगा और मैं बताऊंगा आपको अप्रैल में जब भी आएगा, तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू। सो डोंट वरी, यहाँ पे सारी बातें होगी। और मैंने भी 2 बार YouTube ने रिमूव करने के बाद ये तीसरी बार फॉर्म भर दिया है और आपको ये पूरा वीडियो शेयर कर दिया है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों के कि सर मोबाइल से करूँ क्या, तो मैं कहूँगा मत करो यार, मोबाइल पे बहुत छोटे छोटे दिखते हैं टैब्स, कुछ गलत हो सकता है। मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी लैपटॉप पे बैठ जाओ या कैफे में जाके करो, लेकिन कैफे वाले के भरोसे नहीं, खुद सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए, ठीक है। कई बच्चे ये भी कहते हैं सर कैफे वाले ने गलत कर दिया था। अब एग्जाम के लिए कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो या वो जा रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया, पढ़ाई और सीरियसली
और मज़े से करनी है, ठीक है। तो मैं भी इस बार 2026 का एग्ज़ाम लिखने वाला हूँ, है ना। तो मैं तो अपनी पढ़ाई अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ की एग्ज़ाम्स के थ्रू, है ना, टेस्ट के थ्रू, इसके अलावा सिग्मा में पढ़ाता भी हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। आप कहाँ से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? ऑल द बेस्ट, अच्छा ही कर